जनसत्ता संपादकीय। भीड़ प्रबंधन में ठोस उपायों की दरकार। देवेंद्र राज सुथार। देश में आए दिन भगदड़ की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय बन गई हैं। ज़्यादातर घटनाओं की जांच, निष्क्रिय प्रशासनिक तैयारी की कमी, भीड़ नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था न होना और आयोजकों की लापरवाही की ओर इशारा करते हुए ऐसे में जवाबदेही का पहला अनिवार्य हो जाता है। देश में बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ की भगदड़ की घटनाएं राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गई हैं। हाल के महीने में बात करें तो देश के विभिन्न हिस्सों में भीड़ प्रबंधन की विफलता के कारण कई लोगों की जान गई। तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में मची भगदड़ भी इनमें से एक है। इससे पहले प्रयागराज के महाकुंभ में और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी, जिसमें कई श्रद्धालुओं और यात्रियों के अपनी जान के साथ हाथ धोना पड़ा। पिछले वर्ष हाथरस में हुई भगदड़ की त्रासदी तो इतनी भयानक थी कि इसमें 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। ये सभी घटनाएं प्रशासनिक तैयारी की कमी, भीड़ नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था न होने और आयोजकों की लापरवाही की ओर इशारा करती हैं। पिछले 2 दशक में भगदड़ की लगभग 22 बड़ी घटनाएं हुई, जिनमें कुल मिलाकर 1500 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि भीड़ प्रबंधन में लापरवाही बरती जाती है तो बार बार त्रासदियों का कारण बनती हैं। अनियंत्रित भीड़ से होने वाली इस दुर्घटनाओं के कई प्रमुख कारण हैं, जो प्रत्येक घटना में समान रूप से सामने आते हैं। सबसे पहले समस्या यह है कि अधिकांश आयोजकों में अनुमानित संख्या से कहीं अधिक लोग आ जाते हैं। हाथरस की घटना में प्रशासन के 50,000 लोगों के आने की सूचना दी गई थी, जबकि वास्तव में वहां 2.5 लाख से अधिक लोग पहुंच गए। इस तरह की गलत सूचना या जानबूझकर कम संख्या बताने से प्रशासनिक तैयारी अधूरी रह जाती है। दूसरी बड़ी समस्या आयोजकों स्थल पर पर्याप्त निकास मार्गों की व्यवस्था न होना। कई बार भीड़ के प्रवेश के लिए तो व्यापक व्यवस्था होती है, लेकिन कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बाहर निकलने के लिए रास्ते छोटे या कम पड़ जाते हैं। करूर की घटनाओं से यह भी देखा गया कि सकरे रास्तों में हजारों लोग एक साथ बाहर निकलने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। तीसरी समस्या प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की कमी है। अक्सर देखा गया कि ज़्यादातर आयोजकों में स्थानीय स्तर के सेवादार या अप्रशिक्षित लोग भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जो आपात स्थिति से सही निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं। चौथा समस्या आधुनिक तकनीकों के उपयोग की कमी है, जैसे सीसीटीवी निगरानी, भीड़ की गति को मापने वाला सेंसर, तत्काल संचार प्रणाली खतरे की स्थिति में शीघ्र हस्तक्षेप संभव बना सके। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में भगदड़ की घटना विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि उनमें भावनात्मक आवेश का स्तर बहुत ऊंचा होता है। हाथरस और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ का अनियंत्रित होना इसी आवेग का उदाहरण है। धार्मिक स्थलों पर होने वाली भगदड़ के अक्सर यह देखा जाता है कि श्रद्धालु किसी भी संकेत या चेतावनी की नज़रअंदाज कर रह देते हैं और अपनी आस्था की पूर्ति इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें आसपास के खतरों का भान नहीं रहता। राजनीतिक रैलियों में भी समान परिस्थिति उत्पन्न होती है, जहां समर्थकों का उत्साह और नेताओं के देखने की उत्सुकता भीड़ अनियंत्रित कर देता है। इन सभी स्थितियों में आयोजकों की यही जिम्मेदारी बनती है कि वह भगदड़ के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए उचित व्यवस्था करें और भगदड़ की घटनाओं की जांच। निष्कर्षों से पता चलता है कि अधिकांश मामले में प्रशासनिक और आयोजकों की लापरवाही बड़ी वजह रही। हाथरस की घटना न्यायिक जांच से यह पाया गया कि आयोजकों ने जानबूझकर भीड़ की संख्या कम बताई और प्रशासन ने पूर्व तैयारी में लापरवाही कोताही बरती। करूर घटनाओं में भी सुरक्षा खामियां सामने आई, जहां रैली स्थल पर पर्याप्त अवरोधक प्रणाली और आपातकालीन निकास की व्यवस्था नहीं थी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ की घटना में रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी स्पष्ट थी, क्योंकि महाकुंभ के कारण भीड़ भारी की संभावना थी। फिर भी प्लेटफॉर्म पर समुचित व्यवस्था नहीं की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में भीड़ प्रबंधन की गंभीरता से नहीं लिया जाता
और इसे केवल पुलिस बल की तैनाती एक सीमित मान लिया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि भीड़ प्रबंधन एक विशेषज्ञता का क्षेत्र है जिसमें मनोविज्ञान, प्रौद्योगिकी और आपातकालीन प्रक्रिया का समन्वय आवश्यक है। विकसित देश में बड़े आयोजकों के लिए विशेष भीड़ प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाती है और उन्हें लागू करने के लिए प्रशिक्षित दल होते हैं। देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका पालन बहुत कम होता है। इस दिशा निर्देश में भीड़ के आकार की सही अनुमान लगाना, पर्याप्त प्रवेश और निकास मार्ग बनाना, चिकित्सा आपातकालीन सेवाओं की तैयारी, सीसीटीवी निगरानी, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था शामिल है। इसके अतिरिक्त दिशा निर्देश में यह भी सुझाव दिया गया है कि बड़े आयोजकों के लिए आयोजकों को प्रशासन से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए और सुरक्षा योजना प्रस्तुत करनी चाहिए, मगर व्यावहारिक तौर पर कई आयोजक इन नियमों को दरकिनार कर देते हैं और प्रशासन भी राजनीतिक या धार्मिक संवेदनशीलता के कारण सख्त कार्रवाई से बचता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भीड़ प्रबंधन के लिए एक अस्थायी और व्यावसायिक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जो बड़े आयोजकों की निगरानी और मार्गदर्शन करें। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भीड़ विश्लेषण प्रणाली जो वास्तविक समय में भीड़ के घनत्व और गति को मापकर संभावित खतरे की चेतावनी दे सके। ड्रोन से निगरानी और ताप संवेदक का प्रयोग भी किया जा सकता है जो भीड़ के अत्यधिक दबाव वाले क्षेत्रों की पहचान करने में सहायक होते हैं। भगदड़ की घटनाओं में कानूनी जवाबदेही का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। अधिकांश मामले में आयोजकों के खिलाफ मामले दर्ज तो होते हैं, लेकिन सबूतों के अभाव में ज़्यादातर बच निकलते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान पर्याप्त हैं। नीति निर्माताओं को इस गंभीरता पर विचार करना होगा कि ताकि आयोजक और प्रशासन दोनों अपनी जिम्मेदारी के प्रति गंभीर रहे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक घटना के बाद एक स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए जिसकी सिफारिशों को कड़ाई से लागू किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। जनसंख्या और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के लिहाज से भारत एक विशिष्ट देश है जहाँ वर्ष भर में कई बड़े आयोजक होते हैं और कुंभ मेला, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी के दही हांडी कार्यक्रम, राजनीतिक रैलियाँ और सांस्कृतिक महोत्सव जैसे अनगिनत अवसर होते हैं जहाँ लाखों लोग एकत्र होते हैं। इन सभी आयोजनों को सुरक्षित बनाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है कि भीड़ को किस प्रकार का व्यवहार सुरक्षित है और आपात स्थिति में क्या करनी चाहिए। शासन, प्रशासन, आयोजक और आम जनता सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक आयोजन सुरक्षित हो। भीड़ प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा और इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। जीवन के पहलू। प्रेरणा अवस्थी जी। जीवन मनुष्य को प्रकृति के द्वारा दी गई एक अनमोल भेंट है। केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक की अवधि के रूप में जीवन को परिभाषित कर देना इसका अर्थ के साथ अमान्य करना होगा। सही अर्थों में जीवन संघर्षों, अनुभवों, भावनाओं, सफलता, विफलता और परिस्थितियों की एक सतत यात्रा का नाम है। अगर हम जीवन को एक सतत अन्वेषण के रूप में देखें तो निश्चय ही हम इसके प्रत्येक पहलू को उचित ढंग से देखते हुए इसका मूल्यांकन कर पाने में सक्षम हो सकेंगे। मगर यह भी तय है कि अन्वेषण की प्रक्रिया के उपरांत सफलता एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्वेषक का तर्क जिज्ञासा के साथ संबद्ध होना आवश्यक है। जीवन का प्रत्येक पहलू असीम संभावनाओं से भरा है। केवल आवश्यकता है कि उन संभावनाओं और अवसरों को समझाने का प्रत्येक दिन थोड़ा सा समय निकालकर हमें अपने अंतर मन में झांकने का प्रयास करनी चाहिए और अंतर मन में कुछ प्रश्नों के बीज बोने चाहिए, यथा जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है आदि। अपने अंतस की गहराइयों में उतरकर ही हम अपनी सभी शंकाओं का समाधान करने में सफल हो सकते हैं। और एक बार जब शंका का समाधान हो जाता है तो शांति के अथाह सागर हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है।
बाह्य जगत की भाग दौड़ तो कभी हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं, किंतु इसी भाग दौड़ में हमें समय का अल्पांश अपने भीतर की यात्रा के लिए भी निकालने का प्रयास करना है। जीवन के हर मोड़ पर एक ऐसी परिस्थिति हमारा स्वागत कर रही है। जो परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें पूर्ण इच्छा शक्ति, बुद्धि और विवेक के साथ उसे संभालना है। मानवता और प्रेम जैसे सद्गुणों का नौका पर सवार होकर दृढ़ संकल्प की पतवार लेकर जब हम जीवन रूपी अवधि उदधि में यात्रा करते तो निश्चित रूप से जीवन का प्रत्येक पहलू अपने आप ही हमारे अनुकूल होकर हमें सुखद परिणाम देने लगता है। दरअसल जीवन का प्रत्येक पहलू किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र अथवा किसी प्रयोगशाला के प्रयोग की तरह है। इसके संभावित परिणाम के भी अनेक विकल्प होते हैं, लेकिन प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक परिस्थिति और प्रत्येक सत्य की सहज भाव से स्वीकार कर लेना ही हमें एक पूर्ण तथा सार्थक जीवन जीने का राह दिखाता है। प्रशिक्षण हम सुख की तलाश में रहते हैं, दुख को कदापि स्वीकार करना नहीं चाहते, किंतु हमें यह कटु सत्य अंगीकार करना होगा कि दुख भी इसी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जीवन रूपी संग्राम में अगर हम दूसरों की गतिविधियों पर केंद्रित रहेंगे तो निश्चित बात यह है कि हम सदैव दुख से घिरे रहेंगे। दुख के बवंडर में अपने आप को बाहर निकालने का केवल एक ही तरीका है, हम स्वतंत्र रूप से अपना कर्म करें। जीवन बहुत लघु अवधि का है। समय अपनी तीव्र गति के साथ हमें नज़रअंदाज करते हुए दौड़ाता जा रहा है। समय पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम जीवन के प्रत्येक छोटे पल को भी पूरी जीवंतता के साथ जीने का प्रयास करें और उस पल के निस्संत होने वाले आनंद की अनुभूति करें। विफलताएं, प्रतिकूल परिस्थितियां और भय इसकी अपने साथी मानते हुए इसकी सकारात्मकता को निचोड़कर अपने अभिप्रेरणा बनाने का प्रयास करके ही हम जीवन के प्रत्येक पहलू को सार्थक बना सकते हैं। केवल प्रश्नों और शंकाओं से घिरे रहकर हम जीवन के अर्थ में कभी परिचित नहीं हो सकता। जीवन के पहलू और उसके सच्चे अर्थ तभी परिचित हुआ जा सकता है जब हम उन्हें सहज भाव और शांति के साथ जीने तथा महसूस करने का प्रयास करें। अपने चारों ओर के परिवेश में जब हम जीवन को ढूंढेंगे तभी समझ सकेंगे जीवन वास्तव में क्या है। बहुत अधिक गंभीरता के साथ जीवन को विवेचना करने का प्रयास हमें जीवन के सच्चे भाव और सुंदरता से दूर ले जा सकता है। एक अनमत पर्व के जीवन की सुंदरता का आनंद लेने के लिए हमें अपनी इच्छाओं पर लगाम लगानी होगी। इच्छाओं का ज्वार हमें आपाधापी और प्रतिस्पर्धा की ओर धकेल देता है और एक ऐसी दशा में हम जीवन नहीं जी सकते हैं। धैर्य, आत्मानुशासन ऐसे गुण ही जीवन की सच्ची सुंदरता प्रदान कर सकते हैं। जीवन के विभिन्न पहलू के विषय में हमें अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करने का प्रयास करनी चाहिए ताकि हम अपने व्यक्तिगत को विकास के उत्तरोत्तर शिखरों तक पहुंचा सकें। हर परिस्थिति में बंधन मुक्त होकर और शांतिपूर्ण मनस्थिति के साथ छोटे छोटे पलों में जीवन का रसास्वादन करना हमें एक सार्थक दिशा और दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। हर सुबह, हर शाम, हर रोज़, हर रात, हर विचार, हर एक भावना और प्रकृति के प्रत्येक उपहार को पूर्ण हर्ष और उल्लास के साथ स्वीकार करते हुए अपने अधरों पर सदैव मुस्कान का आवरण बनाए रखना चाहिए। जीवन के उल्लेख में रंग भरने में जीवन की प्रकृति हमारी नज़रिया एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कभी इन्हीं परिस्थितियों में अगर हम विचलित महसूस करते हैं तो ठीक उसी क्षण हमें सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठकर अपने अंदर विद्वान प्रत्येक तत्व से जुड़ने का प्रयास करनी चाहिए। तो व्यापक स्वरूप में हर जगह मौजूद है। निश्चित ही एकांत और साधना के वे क्षण हमें एक अद्भुत प्रेरणा देने का कार्य करेंगे और हम आत्मशक्ति से परिचित होकर जीवन की सुंदरता को उन्मुख आयामों तथा पहलुओं को समझ पाने में सक्षम और समर्थ हो सकेंगे। अगला आर्टिकल, शांति की राह। इजराइल और हमास के बीच 2 वर्षों से चल रहे युद्धों का फिलहाल विराम लग गया है। दोनों पक्ष शांति की राह पर लौट आए हैं। अमेरिका की ओर से तैयार की गई समझौता योजना के प्रथम चरण में हमास ने 20 बंधकों को रिहा कर दिया और बदले में इजराइल ने 1900 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। इनके साथ ही अब इन बारूदी आग की
तपिश झेल रहे गाजा के नागरिकों ने भी राहत की सांस ली। भारत और ब्रिटेन सहित कई देशों ने अमेरिका की इस पहल का स्वागत किया। वैश्विक नेताओं को उम्मीद है कि शांति समझौता अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में अभी कई अड़चनें साफ नजर आ रही। हमास के निशस्त्रीकरण, गाजा के शासन और फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता देने जैसे जटिल मुद्दा अभी भी अनसुलझे हैं। ऐसे में इस पूरी कवायद को फिलहाल सिर्फ युद्ध रोकने के अस्थायी उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। शांति समझौते के अगले चरण कितने सफल होंगे, इस बात पर निर्भर करेगा कि वास्तव में रखी गई अन्य शर्तें हमास किस तरह रुख अपनाता है। क्या हमास गाजा का नियंत्रण किसी बाहरी ताकत के हाथों में सौंपने के लिए राजी होगा, जैसे कि शांति प्रस्ताव में कहा गया। दूसरी तरफ गाजा अपनी सेना पूरी तरह हटाने को लेकर इजरायल की ओर से भी अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई हामी नहीं भरी गई है। इस स्थिति में शांति समझौते से सिरे चढ़ने को लेकर अब निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि वैश्विक नेताओं का मानना है कि समझौते को लागू करने की शुरुआती चरण हुई और इसका सकारात्मक दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि समझौते ने युद्ध को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया और इसे पश्चिमी एशिया में अस्थायी शांति के द्वार खोल दिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह समझौता पूरी तरह लागू होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि भारत इस क्षेत्र में शांति और ईमानदार प्रयासों का समर्थन करेगा। इजरायल की ओर से युद्ध रोकने, फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा से गाजा में खुशी का माहौल तो है, लेकिन वही स्थिति अब भी दयनीय है कि कई इलाकों मलबे में तब्दील हो चुकी अर्थव्यवस्था बर्बाद है और पुनर्निर्माण में वर्षों लग सकते हैं। इन युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हमास हमले से हुई थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और कई नागरिक को बंधक बना लिया गया था। इजरायल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 67,000 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। गाजा में आज भी लोग भोजन, पानी से लेकर स्वास्थ्य सहायता तक की बुनियादी सुविधाओं को लेकर तरस रहे हैं। ऐसे में युद्ध विराम निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। इससे गाजा में बाहरी मदद भेजने का रास्ता भी खुलेगा, जिसकी अभी नितांत जरूरत है। इससे उम्मीद की जानी चाहिए इजरायल और हमास शांति की राह पर आगे बढ़ेंगे और गाजा के नागरिकों के जीवन में फिर खुशहाली और समृद्धि लौटेगी। लापरवाही की परतें। सरकार की और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए नई नई योजना लागू की जाती, मगर इसका लाभ पात्र लोगों तक पहुँच पाता है या नहीं, इस पर शायद ही कोई ध्यान दिया जाता है। इनमें से केवल सरकारी धन का बेजा इस्तेमाल होता है, बल्कि वे लोग भी लाभ से वंचित रह जिन्हें केंद्र में रखकर योजना की जाती हैं। यही वजह है कि सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही और निगरानी तंत्र का अभाव इसकी बड़ी वजह है। किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का यही हाल है। इसके तहत किसान परिवार के सदस्य ही लाभ ले सकता है, मगर केंद्रीय कृषि मंत्रालय सत्यापन जांच में पाया कि बड़ी संख्या में पति और पत्नी दोनों ही इस योजना के लाभार्थी बने हुए हैं। सवाल है कि इस तरह की योजना में आर्थिक सहायता से पहले पात्रता की जांच करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की जाती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिससे हर वर्ष 3 किस्तों में किसी परिवार के एक सदस्य को 2-2 हज़ार रुपये की राशि की प्रावधान है। इस रकम के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सीधे बैंक खाते में जमा किया जाता है। अगर यह नियम है तो कैसे संभव हुआ कि एक ही घर के 2 लोगों को राशि हस्तांतरित की जाती रही। जिन अधिकारियों के माध्यम से यह राशि जारी की जा रही थी, ना तो उन्होंने और ना ही संबंधित बैंक प्रबंधन ने कभी इस पर गौर करने की जरूरत महसूस की। इस योजना के अंतर्गत 19 लाख से अधिक किसानों के सत्यापन से पता चला कि उनमें 17.87 लाख पति पत्नी ही लाभार्थी हैं। इस हिसाब से करीब 94% दंपति इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ये पहली बार नहीं कि जब किसी अहम योजना क्रियान्वयन में इस तरह की लापरवाही सामने आई। ऐसे में शासन प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की योजनाओं की नियमित निगरानी हो और पात्र लोगों को इनका ही लाभ मिले। नैतिक पतन। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भीड़ के पिछले दिनों एक दलित व्यक्ति की पीट कर हत्या की गई। यह घटना
यह घटना समाज को भयावह संवेदनहीनता को उजागर करती है। वर्ष 2014 के बाद से ऐसी घटनाओं की तेजी में वृद्धि हुई जहां भीड़ स्वयं अपराधी को दोषी ठहराकर उसी समय सजा देना चाहती है। दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है। इस प्रवृत्ति के पीछे सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहें लोगों को उकसावे में बड़ी भूमिका निभाती हैं। किसी पर संदेह होते ही वीडियो संदेशों के आधार पर भीड़ जुटा जाती है और बिना सत्यापन और हिंसा पर उतर आती हैं। दूसरा कारण समाज के बढ़ता ध्रुवीकरण भी है। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर विभाजन ने लोगों के मन में अविश्वास को गहरा कर दिया। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि ऐसे मामले में पुलिस का रवैया अक्सर निष्क्रिय और संवेदनहीन रहता है। कई बार पुलिस मौके पर होती फिर भी हस्तक्षेप नहीं करती। यदि समय रहते कार्रवाई की जाए तो कई जिंदगी बच सकती। भीड़ तंत्र समाज के नैतिक पतन का संकेत है। अमेरिकी मनमानी। अमेरिकी और भारत के बीच व्यापार समझौते अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। वैसे अब भारत अमेरिका की हाँ में हाँ मिलने वाले देश नहीं रहा। रूस से तेल और हथियार खरीदना एवं व्यापार बढ़ाना तथा कृषि और डेयरी उत्पाद के लिए बाजार ने खोलना अमेरिकी की रास नहीं दिख रहा है। इससे भी ज़्यादा अमेरिका द्वारा भारत पर भारी शुल्क लगाने पर कोई प्रतिक्रिया न दिखाना उसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। भारत अमेरिका संबंध समान होने में सबसे बड़ी बाधा भारत का बढ़ता वैश्विक कद और उसकी आर्थिक प्रगति। यह ईर्ष्या ही अमेरिका को भारत और राष्ट्र से दूरी और पाकिस्तान के साथ नज़दीकी बनाने के लिए मजबूर कर रही है। अमेरिका यह नहीं समझ पा रहा है कि वो जितना भारत का अहित करेगा उतना ही उसे नुकसान होगा। भारत सिर्फ अमेरिका से दोस्ती रखे ऐसा किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता। ब्रिटेन के सहयोग। भारत में शिक्षा का स्तर देखकर ब्रिटेन चकित है। उसने भारत में उच्च श्रेणी की शिक्षा देने की पेशकश की। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को भारत के लिए आर्थिक वृद्धि का रास्ता माना जा रहा है। ब्रिटेन के साथ व्यापार तेज होने वाले इससे उत्पन्न अवसर बेजोड़ होंगे। यह इस साल जुलाई में लंदन में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार साझेदारी पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी सैन्य प्रशिक्षण समझौता किया। इसके तहत भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षित अब ब्रिटेन की वायुसेना में प्रशिक्षित देंगे। दूसरी ओर ब्रिटेन में नौ विश्वविद्यालय भारत में अपना परिसर खोलने जा रहे हैं। इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, पूरी दुनिया में अच्छी गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा की मांग है। हमें खुशी है कि ब्रिटेन के विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करेंगे और यह दोनों देशों के लिए हितकर होगी। कमजोर होते पहाड़। दरकते पहाड़ जिनमें दो राय नहीं कि भूमि संरक्षण की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस बात को इनकार नहीं किया सकते पहाड़ों की लगातार क्षति पहुंचाने की इसकी मौलिक सुंदरता समाप्त कर रही, क्योंकि सड़कों, भवनों और सुरंगों के निर्माण के लिए पहाड़ों को खोदा जा रहा है। वृक्षों को काटने से भी पहाड़ खोखले हो जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र के सैलानियों की बढ़ती संख्या तथा वाहनों के दबाव से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं। आए दिन बादल फटने की खामियाजा स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को झेलना पड़ता है। हाल के कुछ वर्षों में पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में वन भूमि और पहाड़ों पर पेड़ों की संरक्षण अब हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी।